थी। आदरणीय सागर जी, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आपका परिचय मेरे विद्यार्थी या मित्र आदरणीय मनोज गौर जी ने उनसे हमें परिचित कराया, उनके संबंध में बताया कि वो एक कंपनी में अच्छे पद पर है। मेरे को उनकी अधिक जानकारी नहीं है, वो स्वयं बताएंगे। परंतु हमारे क्षेत्र में, जो हमारे पास में ही, मेरे जिले नर्मदापुरम में उनका काम यहाँ पर चल रहा है। मनोज जो हमारे बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थी है, वो उसमें सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय सागर जी को आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कंपनी के बारे में, उसका कैसे हमारे किसानों को फायदा होगा, किस तरह से वो जैविक की ओर किसानों को ले जाएंगे, उसके संबंध में जानकारी देने की कृपा करेंगे। ओम। आदरणीय सागर जी आए और अपनी जानकारी जो है हमारे साथियों को प्रदान करने का कष्ट करें। ओम नमन। नमस्कार सभी मान्यवरों को यहाँ पे मेरा सादर प्रणाम। जी हो। मेरा आवाज आ रही है आपको सभी को? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद सर। प्रथमतः तो मैं रमेश मेहरा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पे आमंत्रित किया। और मैं पिछले 10 मिनट से या 20 मिनट से आप सभी का ये योगासन वगैरह देख रहा हूँ, तो मुझे खुद को बहुत खुशी हुई कि आप सभी लोग इकट्ठा होकर ये सारी प्रकृति के नियम जो है हमने दिए दिए हुए वो सब फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसी के लिए। और जिस तरह से आप सभी लोग एक जैविक खेती के बारे में बात कर रहे हो या ऑर्गेनिक फूड के बारे में जो आप बढ़ोतरी कर रहे हो या हेल्दी लाइफ की तरफ आप जो काम कर रहे हो, उसी तरह हम ये प्रोफेशनल लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सागर सांगेलकर मुंबई महाराष्ट्र से आपसे संवाद कर रहा हूँ और मैं एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड इस कंपनी से एज ए सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ सभी से। तो हम ये सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक हरित क्रांति हुई थी, जिससे हमारे भारत देश में सभी को अन्न धान्य सभी को उपलब्ध हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, दुग्ध क्रांति कहते हैं हम उसे, जिसे अमूल जैसी कंपनी यहाँ पे आई और उन्होंने हमारा दूध के लिए जो हमें समस्या थी वो सारी दूर कर दी। उसी तरह हम एक मिशन लेके चल रहे हैं अपने भारत देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, तो उसे हम ईंधन क्रांति कहते हैं। थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है। ईंधन क्रांति मतलब आज के दिन में हम भारत देश बाहर से, मतलब जो ओपेक कंट्रीज होती है जहां से हम ईंधन खरीदते हैं, वो ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा से पैसे देके हम ईंधन हमारी ऊर्जा खरीद रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, कुकिंग गैस हो गया। तो ये 8.5 लाख करोड़ रुपए जो हम हमारे टैक्स के रूप से इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं, वो वही टैक्स वो बाहर दिया जाता है और वहां से ईंधन खरीदा जाता है। तो इन सारी चीजों पे रोक लगाने के लिए और वो पैसा हमारे भारत देश में ही रहने के लिए एमसीएल कार्यरत कर रही है पूरे भारत देश में, जिसे हम बेसिकली फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या होता है? जिससे कार्बन निकलता है और उसे पेट्रोल डीजल या गैस से कन्वर्ट होता है, उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो उसे उसका पर्याय क्या है? अगर हमें चाहिए, हम भारत देश अगर कोई बाहर से अगर ओपेक कंट्री से ईंधन नहीं खरीदना चाहता है, तो हमें ईंधन यहाँ पे पैदा करना पड़ेगा, यहाँ पे उत्सर्जित करना पड़ेगा। एक तो ईंधन जमीन के अंदर मिलता है या समंदर के नीचे मिलता है। तो उसके लिए ये तो हमारी एशियन कंट्री से उतनी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए पर्याय क्या है? तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके स्टूडेंट्स और उनके जो साइंटिस्ट लोगों की टीम थी, वैज्ञानिक लोग जो थे, जो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा आके एक इवेंट इन्वेंट किया, एक टेक्नोलॉजी जो बायोमास से बायो सीएनजी बन सकता है। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास वो चीज होती है जो चीज हम जला सकते हैं या उससे कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। यहाँ मतलब वो फार्मर लोग जो हमारे किसान है, उनके खेती में जो परेली वगैरह होती है
या घर का कचरा, कूड़ा कचरा, इन सारी चीजों से हम बायो सीएनजी बना सकते हैं। ये बायोगैस का होता, बायोगैस बनता है, ये आप सभी को पता होगा। बायोगैस बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, लेकिन उसे मीथेन और इथेन में कन्वर्ट करके उसको बायो सीएनजी लेवल पे लाना, ये बहुत ही इन्वेंट वाली बात होती है। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे एमसीएल कंपनी ने ढूंढ निकाली है और पिछले 23 साल से इस पे कार्यरत कर रही है। पिछले 2002 से इन्होंने शुरुआत की थी, 2012 में इनको सक्सेस मिला और उसके बाद अभी ये मार्केट में उतर आई है। तो इसके संबंधित मैं पहले आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले कराना चाहता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिले कि हम क्या कर रहे हैं और किसान भाइयों को हमारे क्या फायदा होगा और हम जैविक खेती की तरफ कैसे मुड़ेंगे। तो आप में से कोई मुझे हेल्प करे कि इसमें से वीडियो कैसे शेयर किया जाता है वो थोड़ा बताइए, ताकि मैं आपको सबको स्क्रीन पे करूँ, क्योंकि मैंने ये ऐप कभी यूज नहीं किया था। जूम ऐप पे हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, तो हमारे मेरे सहकारी यहाँ पे मनोज गौर जी भी होंगे, तो उनको अगर पता हो तो मुझे प्लीज इसमें गाइड कीजिए कि यहाँ पे वीडियो कैसे शेयर किया जाता है। ये प्रेजेंट नाउ से शेयर हुआ होता है क्या वीडियो? आदरणीय, हमारे वैज्ञानिक गण इस पे थोड़ा पतंजलि से जो जुड़े हैं वो मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएं हाँ मैं और हूँ वहीं सर। पे वीडियो तो मैं भी इस पर कभी नहीं वो किया हूं, लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह किया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन मोड में जा करके फिर वहीं से आप प्ले कर लें। अच्छा, प्रेजेंटेशन कॉल कहाँ होता है सर, मतलब? हेलो सर। हाँ बोलिए। आप तीन डॉट्स दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिखाई दे रहे। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए और शेयर स्क्रीन आएगा। यस आ गया सर। तो उसमें का ओपन पिक्चर इन पिक्चर में जाना है सर? यूज तो किया ना, एक बार शेयर करके देखिए ना। क्या किया, म्यूट कर? नहीं नहीं, उसको एक बार शेयर करके देखिए। मैंने भी कभी यूज नहीं किया ये मीट वाला ऐप। किस पे शेयर करना है? व्हाइट, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड आ गया, चेंज हो गया लेआउट हो सर। गया। स्टार्ट स्टार्ट शेयरिंग। शेयरिंग स्टार्ट, जैसे मैं दिख रहा हूँ, मेरी योर दिख रही है। हाँ यहाँ पे तो कुछ बदलाव तो आ गया है सर। हाँ, तो इसमें शेयरिंग स्टार्ट, मतलब आप शेयर कर सकते हैं अपना, उसमें जाइए। एक सेकंड में देखता हूँ। आपको शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ मिला सर? मुझे तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। ये तीन बिंदु हैं। हाँ 3 बिंदु है। तीन बिंदु पे गए, यस। उस पे राइट साइड एक तीर का निशान बना है, लिखा है शेयर स्क्रीन। नहीं सर, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड, चेंज लेआउट, फुल स्क्रीन, ओपन इन पिक्चर, ये सारे जो ऑप्शन है। ओपन सेटिंग। पिक्चर है, उस पर डाल दो। अच्छा एक मिनट। नहीं सर, इसमें भी कई ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो गई ना सर? ये आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये आ गई ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये सर तो किसी विजय शांत क्लीन फिल्म प्रेजेंटिंग आपकी आ रही, किसी की तो सही। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है क्या, मतलब जूम मीटिंग में तो मिलता है कि डायरेक्ट स्क्रीन आप शेयर करके उनको बता कुछ सकते चित्र तो आ रहे हैं। सागर सर, सागर हैं। सर, हाँ बोलिए। अपने एक तो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, वीडियो का है, ऑडियो का, और उसके बाजू में तीन पॉइंट डॉट्स दिया रहेगा ना। हाँ हाँ मिला ना, उसमें ही तो हूँ मैं। हाँ, उसमें है ना शेयर स्क्रीन करके। नहीं मेरे इसमें तो सर नहीं आ रहा है, इसमें तो शायद कुछ ये होगा। ठीक है, देखते हैं। आ फुल स्क्रीन।
लास्ट टाइम एक बार ट्राई करता हूँ मैं, नहीं तो हम इस पे जनरली बात करके मैं आपको समझा दूंगा। जी ओम सर, आगे बढ़ाएं, आप सामान्य जो जानकारी है उसको ही। यस यस यस, कर रहा हूँ सर, एक सेकंड दीजिए मुझे बस। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, तो हम ठीक है, मैं जनरली आपको बात बता, ये चीज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ बाय वर्डिंग ओनली। तो बेसिकली मैं अभी आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एमसीएल कंपनी को, मिराकल इन फ्लूइड लिमिटेड, जो दादर में हमारे हेड ऑफिस है, और इसके फाउंडर है डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप, जो एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर रह चुके हैं मुंबई के, और उनके साथ उनके सहकारी दोस्त डॉक्टर लवेश यादव भी काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज प्राची ढोले मैडम है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने बिट्स पिलानी से राष्ट्रपति के हस्ते। तो इन लोगों ने ये कंपनी फाउंड की है कि हमारे देश में ईंधन क्रांति कैसी लाई जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आप सभी को कि ईंधन की वजह से हमारे देश का बहुत सारा पैसा बाहर के देश में जा रहा है, और उससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ताकि वो पैसा अगर हमारे भारत देश में भी बच जाए ना, तो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे हेल्थ सिस्टम, या बाकी जो सिस्टम हमारे कार्यरत है भारत देश में, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसके लिए पर्याय क्या हो सकता है कि इस फॉसिल फ्यूल को हम बायो सीएनजी मतलब बायो गैस पे ला सकते हैं। इसको बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कहा जाता है, और ये गैस जो होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मतलब जहां से हम गाड़ियों में सीएनजी भरते हैं, या बड़े बड़े कंपनियों में जहाँ पे डीजल यूज होता है, या घर के कुकिंग गैस में, या हवाई जहाज में, जहां जहां पे ईंधन होता है, वहां वहां पे ये एज अ पर्याय बोल के हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो सीएनजी बनता कैसा है? ये एक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम ही है सर। यहाँ पे बेसिकली बायोगैस कैसे बनता है ये सभी को पता होगा, आप मानेंगे उनको, लेकिन हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वही हमारा ट्रम्प कार्ड है। आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, उसे बाहर कहा जाता है, वो आज अपने भारत देश में वो सिंगल डाइजेस्टर पे काम करते हैं। मतलब एक डाइजेस्टर पे यूज करके उसको कम से कम 60 से 65 दिन लगते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, सीएनजी निकालने के लिए या बायोगैस निकालने के लिए। और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है पूरे दुनिया में जर्मनी के पास होती है, जिस वो आज के दिन में 2G डाइजेस्टर सिस्टम के साथ काम करती है। और 2G डाइजेस्टर सिस्टम मतलब होती है कि 2 डाइजेस्टर उनके काम करते हैं, और उनको भी 45 डेज टू 65 डेज लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, कोई भी गैस की उत्पत्ति करने के लिए। लेकिन एमसीएल ने और उनके हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे इन्वेंट करके ढूंढा है कि यही साइकिल हम 4G डाइजेस्टर पे चलाते हैं। मतलब जो 45 डेज जर्मनी को लगते हैं या भारत को लगते हैं, हमें सिर्फ वो 17 दिन में लगते हैं। यहाँ की हम अगर कुदरत की बात करें या निसर्ग, हमारा जो जहाँ से हमें ये ईंधन मिलता है, वो बेसिकली समंदर के नीचे होता है या जमीनों के नीचे होता है। वहां से अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए कोई भी ईंधन, तो उसे कम से कम 90 से 150 साल लगते हैं पूरा रिफिल होने के लिए, ताकि वो एक्चुअल प्रेशर बने, एक्चुअल वो कंडीशन तैयार हो जाए, और उसके बाद उसमें ईंधन बनना शुरू होता है। लेकिन हम इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है, आप सभी को पता है। तो उन्होंने ये 150 साल का पीरियड पूरे की पूरे 17 दिनों पे लाके रख दिए। तो 17 दिनों में ये पूरा साइकिल चल जाता है, और उस साइकिल पे हम सीएनजी गैस जो हमें ईंधन के रूप में यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने भारत देश के लिए, और इससे बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और इसके पीछे जो लोग हैं ना, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ इन डिटेल में कि जो इन सभी मिशन के पीछे, इस विजन के पीछे जो सभी लोग हैं, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, या कोई ऐसा कोई ये लेके नहीं आया कि इनसे पैसे कमाया जाए और पूरे भारत देश को मिले जाए, ऐसा कुछ नहीं है उनका। उनका ये रिवॉल्यूशन चलाना, एक मिशन चलाना, ताकि अपना भारत देश स्वयंपूर्ण हो जाए ईंधन क्रांति में भी। हमें किसी और पे देश के या किसी और सिस्टम पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आज के डेट में ऐसा होता है कि अगर कोई महायुद्ध हो जाए या कोई बड़ा वर्ल्ड वाइड युद्ध हो जाए, तो सभी ओपेक कंट्रीज ने अगर अपना ईंधन बंद किया बाकी सभी देशों को देने के लिए, तो भारत के पास सिर्फ 24 या 21 दिन तक ईंधन चल सकता है, उतना ही स्टोरेज कर सकते हैं। ये पॉलिसी होती है ओपेक कंट्रीज की। मतलब हमें पूरी तरह से उनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है कि अगर ईंधन चाहिए तो, क्योंकि आज अगर ईंधन हमें नहीं मिला तो ना किसी का घर बन सकता है, ना किसी के घर में चूल्हा जल सकता है। तो ऊर्जा या ईंधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन चुकी है आज के जीवन में हमारे। तो ये कैसे बनता है, क्या बनता है और किससे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें अभी किसान भाई हमारे कैसे सहयोग करेंगे वो थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अभी मनोज गौर जी का भी आपके मेहरा सर ने इंट्रोडक्शन करवाया, तब कहा था कि उनके पास के जिले में ये काम चल रहा है। तो उसी लेवल पे आज इंडिया में पूरे 750 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं। ये कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के हर स्टेट में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लगेगा, एक ही तहसील में एक ही प्रोजेक्ट लगेगा। मतलब वो प्रोजेक्ट आपके पूरे तहसील को कवर करेगा और इससे उस तहसील में रहने वाले किसान भाई लोग या जनता पढ़े लिखे सुशिक्षित जो विद्यार्थी है जो आजकल बाहर जा रहे हैं जॉब की वजह से या नौकरियां ढूंढने, इन सभी का भला हो। तो इसकी वजह से उस तहसील में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लगेगा। तो इसका रॉ मटेरियल जो मैंने कहा, जैसे कि हम कोई भी चीज जो जला सकते हैं या सड़ा सकते हैं, उसमें आपके खेती का कचरा आता है, जो किसान खेती में उगाता है, जो जलाया जाता है, वो सारा कचरा हम उनसे खरीदेंगे। घर का कचरा होता है वो हमसे खरीदेंगे, या होटल इंडस्ट्री में जो कचरा आता है वो उनसे हम खरीदेंगे। तो ये सारा रॉ मटेरियल हम उनके तरफ से खरीदेंगे और उस पे डाइजेस्टर में डाल के उस पे प्रोसेस करके उसे सीएनजी में कन्वर्ट करके एज अ गैस बोल के मार्केट में इन्वेंट करेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हर तहसील में लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं और पूरे भारत देश का अगर आप सोचेंगे तो 750 से ज्यादा भी प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ है वहां पे। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड होती है ऑलमोस्ट 50 करोड़ के ऊपर से। तो इससे बड़ी ये कॉस्टिंग की जो जिम्मेदारी होती है ये एमसीएल खुद लाती है। एमसीएल इसमें फंड अरेंज करती है, अपनी टेक्नोलॉजी अरेंज करती है, अपनी मार्केट अरेंज करती है। जैसे एमसीएल मैंने मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको समझ आएगा। तो ये सारी चीजें कंपनी अरेंज करती है। हम क्या करते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें कोई ऐसा एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उस तहसील का लोकल हो, उस तहसील की उन्हें ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानकारी हो और उनकी लोकल पावर उनके साथ हो। हम ऐसे एक एंटरप्रेन्योर को ढूंढते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप में वहां पे वो प्रोजेक्ट लगाते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और जो मैनेजमेंट होता है पूरा एमसीएल का होता है, जो हमारा होता है। पर हमें ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो वहां पे हमारा पूरा फैक्ट्री संभाल सके, हमारा मैनेजमेंट संभाल सके, हमारी टेक्नोलॉजी संभाल सके और वहां पे प्रोसेस करके सीएनजी गैस का प्रोडक्शन किया जाए। तो उसके हिसाब में कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। तो वो कंप्लीट होने के बाद वो एंटरप्रेन्योर के नाम पे वो प्रोजेक्ट वहां पे इंडिया लेवल पे डिक्लेयर किया जाता है और उन्हीं के अंडर, उन्हीं के नाम पे वो फैक्ट्री वहां पे खड़ी की जाती है। तो आप अगर आप विविध भागों से आप यहाँ पे जुड़े हो, तो आपके यहाँ पे भी आप अगर मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले हम, तो कहीं पे बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट 60 तहसील हैं जहाँ पे एमसीएल कार्यरत है। तो ये सभी को पता होता है। अगर आपने ढूंढा, गूगल भी किया, तो आप सभी को वहां पे पता भी चल जाएगा कि एमसीएल कैसे कार्यरत कर रही है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जो पार्टनरशिप की कहा जाते हैं, पार्टनरशिप में इस फैक्ट्री से मैं मिनिमम तौर पे आपको इसका मुनाफा बता रहा हूँ। एक फैक्ट्री अगर आपके तहसील में लग रही है तो उसका साल का प्रॉफिट यानी रेवेन्यू होता है, हालांकि सारा टैक्स चुका के या मैनेजमेंट की सारी मेंटेनेंस कॉस्ट या सैलरी कॉस्ट निकाल के एक फैक्ट्री से 10 करोड़ का मुनाफा होता है। 10 करोड़ का पूरे तहसील में एक साल का मुनाफा होता है। और उस 10 करोड़ में आप जो एंटरप्रेन्योर चुना जाता है आपके एरिया में से या तहसील में से, जिसका इंटरव्यू होता है और सिलेक्ट होता है और जो कोई बेसिक थिंग्स होती है वो कंप्लीट करने के बाद उनको इंडिया लेवल पे डिक्लेयर होने के बाद जो चुना जाता है, उनको उसमें पार्टनरशिप 10% की मिलती है। 10% की पार्टनरशिप मतलब 10 करोड़ का 10% मतलब 1 करोड़ का मुनाफा उनका होता है। एज ए प्राइवेट लिमिटेड में जो होता है उनका मुनाफा होता है।
दूसरी तरफ मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे एक किसी भी एमएनसी लेवल की कंपनी या किसी भी बड़े रॉज की जो कंपनी होती है, उनको सीएसआर फंड देना होता है भारतीय नियमों के अनुसार। सीएसआर फंड मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो फंड होता है ये सभी कंपनियों को देना होता है भारतीय गवर्नमेंट को। तो वो कई जैसे रिलायंस हुए, अदानी हुए, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 1 या 2% या 3% से डिक्लेरेशन में देते हैं सीएसआर फंड। लेकिन एमसीएल शुरू से ही ये फंड ऑलमोस्ट 20% देता है। 20% मतलब आपने अगर एक फैक्ट्री का रेवेन्यू 10 करोड़ का पकड़ा है और उसका 20% पकड़ेंगे तो वो 2 करोड़ रुपया होता है। और 2 करोड़ रुपया ये सीएसआर फंड जो होता है वो उसी एंटरप्रेनर के पास दिया जाता है, और वो एंटरप्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उद्योजक वहां पे हम चुनते हैं उस उद्योजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसे वो उस तहसील के डेवलपमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके तहसील में कई स्कूल्स नहीं है, कई लाइब्रेरीज नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, या पानी की दिक्कत है, कई भी परेशानी, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है, उसको रीयूनियन करके या उसको रीडेवलप कैसे किया जाए, उसके लिए ये पैसे उनको कंपलसरी यूज करने होते हैं। तो ये आजीवन उनको, जब तक उनकी फैक्ट्री चलेगी तब तक उनको 20% एज ए 20% ये दिया जाता है। तो ये उद्योजक का रोल हो गया। अभी मैं आपको जो इन कंपनी के साथ जो फैक्ट्री आपके तहसील में लगेगी, उस तहसील में आप अगर एक किसान के तौर पे आप अगर जुड़ गए तो आपको उसके फायदे क्या होते हैं वो थोड़े शॉर्ट में आपको बताता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस कंपनी के 10 रुपए के हिसाब से इक्विटी मतलब हिस्सेदारी दी जाती है, तभी आप उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। वो हिस्सेदारी जब आपको मिलती है तो आप 10% के कुछ हो ना, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। तो जैसे आप उस कंपनी के सभासद हो जाते हो तो उस सभासद के हिसाब से आपको एज ए फार्मर, एज ए किसान, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपसे की जाती है। क्योंकि ये फैक्ट्री का प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होती है 100 टन से लेके 1000 टन तक दिन का रॉ मटेरियल प्रोसेस करना, और वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर टाइम हमें 1000 टन रॉ मटेरियल मिल सके। तो हम ऐसे किसान वहां से ढूंढते हैं जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके हमें रॉ मटेरियल की पूर्तता करे। रॉ मटेरियल में हम उनको क्या प्रमोट करते हैं कि जैसे उनको पहले से जो क्रॉप उनका चल रहा होता है उसमें से जो वेस्ट बचता है वो तो हमें लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा हम उन्हें कहते हैं कि नेपियर ग्रास उनको प्रमोट किया जाता है। आप सभी किसान भाइयों जिन्होंने सुना होगा कि नेपियर ग्रास क्या होता है, हालांकि उसे हाथी घास भी कहा जाता है, कहीं पे सियोत्री कहा जाता है, कहीं पे गजे ग्रास कहा भी जाता है। तो ये घास लगा के वहां पे वो अपनी खेती में उन्नति कर सकता है। जैसे अभी मुझे नेपियर घास के बारे में पता है, नेपियर घास 1 एकड़ में सालाना 200-250 टन तक निकालता है, या 300-400 टन तक भी जाता है अगर अच्छी सिंचाई करे और अच्छा देखभाल किया जाए तो उसे हम 1,000 रुपए टन से भी हम खरीदेंगे तो 1 एकड़ में उस किसान को कम से कम 3 से 4 लाख का मुनाफा भी होता है। तो ये और इस पे क्या होता है कि इस पे हमें किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है, हमें सिर्फ उसका वजन चाहिए। जैसे अगर किसी भी किसान की फसल अगर खराब हो गई बारिश की वजह से, या कीड़े मकोड़े ने उन्हें खाई, या उसका क्वालिटी खत्म हो गया, तो उसका मार्केट में भाव नहीं मिलता है बराबर। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि क्वालिटी कैसी है, वो काला है, पीला है, नीला है, हरा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ जरूरी होता है कि हमें वो क्वांटिटी के रूप से मिले। तो किसान को ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि उनकी अगर फसल किसी भी लेवल पे चली जाए हम उनसे वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें उसको सिर्फ डाइजेस्टर में डाल के उसके प्रोसेस करके हमें उन पे सीएनजी कन्वर्ट करना होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। सेकेंड थिंग होती है कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़ते हैं या जो भी सभासद हमारे साथ जुड़ते हैं, कंपनी से निकलने वाले जितने भी बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घर में यूज करने वाला कुकिंग गैस हो गया, गाड़ियों में हम लगाने वाला जो सीएनजी गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, या बायोडीजल हो गए, अलग अलग तरह के, तो जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हमारे फैक्ट्री से निकलेंगे हमारे सभासद को उस पर आजीवन उस पर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 5 या 10% से उनको सभासद होने की वजह से हर टाइम हर वक्त, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार आपने साल में ले लिया तो आपको डिस्काउंट मिल गया, ऐसे नहीं। आपने ईंधन में गाड़ी में अगर ईंधन भराने जा रहे हो तो आपको एक डिजिटल कार्ड दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है सभासद की और सबकी। आप वो कार्ड अगर उनको दिखाएंगे तो पेट्रोल पंप पे भी आपको या ईंधन गैस के वहां पे भी आपको 5 या 10% की डिस्काउंट हमेशा मिलती है। ये
अगर आप सोचोगे साल का, अगर आपने इसका हिसाब निकाला तो इसका रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है, उसकी अमाउंट बहुत बड़ी भी बन जाती है, ये 5 या 10% की, ये बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी बात ये होती है कि जिस जिले में, जिस तहसील में ये फैक्ट्री लगेगी, उस तहसील में या फैक्ट्री में हमें कम से कम 1,000 से लेके 2,500 लोगों तक की रोजगार की वहां पे वैकेंसीज आती है, वहां पे ये जॉब की वैकेंसीज उत्पत्ति होती है। तो हमें उसी तहसील के उच्च शिक्षित, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की सर्विस देने वाले हमारे वैकेंसीज वहां पे ओपन होती है, तो उसी के लिए हमें वहां पे लोगों की जरूरत पड़ती है। और कंपनी की यही पॉलिसी है कि इन सभी को उसी तहसील में से चुना जाता है, किसी बाहर से लाके कोई टेक्नोलॉजी या इंजीनियर्स वहां पे बिठाए नहीं जाते। जो आपके तहसील में जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो या कोई टेक्निकल स्टाफ हो या नॉन टेक्निकल स्टाफ हो, उन्हीं को कहा जाता है। तो इससे बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है कि जो लोग आज अलग अलग मेट्रो सिटीज में भाग रहे हैं अच्छे अच्छे जॉब के लिए, तो वही जॉब वहां पे उनको उपलब्ध हो जाएगा और उनके जीवन शैली में, उनके इकोनॉमिक स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब एमसीएल एक साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो आजकल इंडिया में चल रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि एक मैंने अभी आपको जॉब्स के बारे में बताया कि उससे कितना फायदा हो सकता है। दूसरी चीज, ये जो किसानों को, जिनके फसलों को हम उच्च तरह से उनको न्याय नहीं दे पाते, तो उसके वजह से हम उनको उनकी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा होता है कि ये पोल्यूशन, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो हमारे तरफ मतलब जितना भी नुकसान हो रहा है या जितना भी परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये फैक्ट्री ऐसी है जिसमें 0% कार्बन इमिशंस होता है। मतलब कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम लेके जा रहे हैं सभी को, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी ऊर्जा या कोई कोयला या कोई ईंधन से कोई प्रोसेस नहीं होती है फैक्ट्री में। ये सिंपली बायोडाइजेस्टर सिस्टम का काम होता है। यहाँ पे बैक्टीरियाज और सेलिकल्चर्स काम करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कोई कार्बन इमिशन नहीं होता और हमारे निसर्ग को, हमारी कुदरत को, धरती माता को इसका बहुत ही बड़ी फायदा होता है। तो ऐसे अलग अलग 4 लेवल पे एमसीएल एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। इसकी जानकारी आप देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छी तरह से उसमें डिटेलिंग प्रेजेंटेशन दिया गया है। अभी वक्त कम होने की वजह से और मैं कुछ वीडियोज या पीपीटी आपको शो नहीं करने की वजह से आपको वो पिक्चर्स नहीं आपके सामने आ रहे, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो भी इंटरेस्टेड होगा इस इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए या इसके और स्टडी करने के लिए, तो मेरे खुद की कंपनी का माइबा MAAYBA माइबा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हो। या आप अपने पास वाले तहसील में, जैसे अभी मनोज गौर जी हमारे साथ यहाँ पे है, विकास गौर जी यहाँ पे हमारे साथ है, उनका खुद का दोलारिया, मध्य प्रदेश से दोलारिया तहसील में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पे जाके आप उनसे बात करके उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके ये प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हो और आप खुद भी उनको जोड़ सकते हो। और महाराष्ट्र में मेरा खुद का सावंतवाड़ी में कोकण एरिया में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर हमें आप मेरे से बात करनी है तो मैं यहाँ पे आपको, अगर चैट बॉक्स हो तो मेरा भी नंबर डाल दूंगा, तो आपको समझ आएगा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए हम उसके तौर पे आपको दे सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जो ब्राउचर्स होते हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप एक एज अ स्टडी की तरफ, मतलब एक अभ्यास करना है, कुछ नया विषय है, उस तौर पे अगर भी आप इस चीज को देखोगे ना, तो आपके लिए बहुत बड़ी, या अपने भारत देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो उसका अभ्यास आप कर सकते हो, उसके बारे में आप सोच सकते हो और आपके आजू बाजू जो किसान भाई लोग हैं उनको भी बता सकते हो। हमारा उद्देश्य आज आपके साथ जुड़ने का यही था कि कुछ ऐसा नया हमारे भारत देश में हो रहा है, उसका मैसेज आपकी तरफ पहुंचे, आपको, आप सभी लोगों की तरफ से वो आपके आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहरों में उन सभी को पता चले कि ईंधन क्रांति का पर्याय शुरू हो रहा है, ईंधन क्रांति का काम चल रहा है। तो उसके साथ हम जुड़ सके, उसके साथ हम काम कर सके। तो यही हमारा आपके साथ निवेदन है या हमारी विनंती है आपको कि आप भी इस क्षेत्र का थोड़ा अभ्यास कीजिए। और एमसीएल जैसी जो कंपनी आज हमारे साथ यहाँ पे है, वो पूरे भारत देश के लिए क्रांति का काम कर रही है, तो उसके साथ आप भी जुड़े। तो धन्यवाद सभी का, हम वक्त देने के लिए, आपका टाइम हमने लिया, मुझे शांति से आप सुन लिया सभी ने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट शेयरिंग का ऑप्शन हो तो बता देना, मैं आपको यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, या मनोज जी हमारे यहाँ पे है तो वो भी अपना यहाँ पे अपना नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं। मेरा सर, आप ओवर टू जी यू, ओम। आप कुछ बोल सकते हैं चाहिए तो। जी ओम सर, एक प्रश्न है सर।
कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह ये चालू हो गए, तो कहीं मतलब अभी केवल निर्माण की स्थिति में है कि कहीं काम शुरू हो चुका है? वो कोई एक जगह बता है जिसमें कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति हो तो वहां जाकर के प्रत्यक्ष देख सके। जी जी बिल्कुल सर। देखिए और दूसरा प्रश्न एक और है सर, कि जो सभासद आपने कहा, हम्म। सभासद से आशय क्या वो जो हमारे किसान हैं उन सबका है, जो 1000 किसान जो हमारे रहेंगे उनसे है, या कुछ विशेष लोगों से है? ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन का आपका आंसर देता हूं सर। अभी जितने मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो निर्माण कार्य पे ही है अभी तक। वहां पे कुछ परमिशंस की काम होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। 14 परमिशंस लगती है अलग अलग डिपार्टमेंट की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, फायर डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, पेसो होता है। तो इन सभी का कई प्रोजेक्ट के परमिशन के काम भी कंप्लीट हुए, तो उनका फेज 1 का फेज 2 का काम चल रहा है। तो वहां पे मध्य प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो अभी प्रोडक्शन में। लेकिन अगर किसी को जानकारी और मिलनी है और जानना चाहते हैं तो हमारा कोलाड में प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में। वहां पे ये प्रोजेक्ट कार्यान्वित है, प्रोडक्शन निकल रहा है वहां से सीएनजी सप्लाई हो रहा है और कमर्शियल लेवल पे भी चल रहा है। तो महाराष्ट्र में ये है। लेकिन हम एट ए टाइम हमारी सोच ये है एमसीएल की कि हमें एक साथ 200 प्रोजेक्ट एट ए टाइम लॉन्च करने हैं पूरे भारत देश में, जिसमें वो गुजरात में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, कर्नाटका में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे या हरियाणा में होंगे, जहीं पे। तो एक साथ हमें ये ईयर एंड तक 200 प्रोजेक्ट एक साथ रन कराने हैं। तो हम उसके सोच पे हम चल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका था, दूसरा प्रश्न आपका ये था कि बस किसान लोग ही इसके साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई भी इंसान जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 10 रुपए के हिसाब से वो उसके लेवल पे कितना भी कर सकता है। वो 1 लाख कर सकता है या 5 लाख कर सकता है या 1000 रुपए भी कर सकता है। तो किसान भाइयों को तो हमने ये मतलब उनके जेब को परवड़ना चाहिए, इसलिए हमने वो 10 रुपए के हिसाब से उनको इक्विटी शेयर्स रखे हैं। तो उसके किसानों भाइयों के साथ सिविल इंसान भी इस सभासद में जुड़ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, और कुछ है क्वेश्चन किसी के सर? जी मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ, यस सर। उत्तराखंड से। ये इसमें क्या ये जो शहरों का जो वेस्ट निकलता है बहुत सारा, वो भी यूज हो सकता है? एग्जैक्टली सर। कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले भी मेरे संभाषण में कहा कि जो भी चीज हम सड़ा सकते हैं या जला सकते हैं उसका कोई मतलब, यहाँ तक कि थर्मोकोल से लेके हम चमड़े की भी बात करेंगे, ह्यूमन शीट से लेके ह्यूमन बॉडी तक की बात कर सकते हैं, वो कुछ भी हम उनसे खरीदेंगे और वो एज ए यूटिलाइज हम रॉ मटेरियल करके करेंगे सर। तो इसका मतलब है कि ये जो इसमें अगर वो कुछ थर्मोकोल टाइप का या पॉलीथीन इस तरह का जो पॉलीमर्स ये भी है, तो ये भी उसमें काम आ सकता है? या ये भी बट मतलब मिक्स हो सकता है? मिक्स नहीं, मैं इस पे आपको एक बार क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ सर। पॉलीथीन की आप बात कर रहे हैं या प्लास्टिक की अगर बात कर रहे हो ना सर, प्लास्टिक से हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोकेमिकल लेवल के प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट कंपनी के फेज 1 पे हम प्लास्टिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। वो जब इलेक्ट्रिसिटी हम इन्वेंट करने जाएंगे तब हम प्लास्टिक का यूटिलाइज करेंगे। फिलहाल हम यही आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे कि 4 चीजों का यूज नहीं कर सकते। एक एक पत्थर, धातु, कांच और बड़ी बड़ी लकड़ी, इन 4 चीजों का हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इन 4 चीजों को छोड़ के हम बाकी सारी चीजों जो हम जला सकते हैं या सड़ा सकते हैं उसका एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर सकते हैं सर। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे वो बायो वेस्ट एकदम प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है जो शहरों से, तो क्या ये मिक्स टाइप का भी यूज हो सकता है या इसको हाँ, प्योर चाहिए? क्योंकि मिक्स वैसे टाइप का हो सकता है सर, मिक्स टाइप का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और इसको डाइजेस्ट किया जाता है, तो डाइजेस्टर होगा इसमें, यस सर, 17 दिन में ये डाइजेस्ट हो जाएगा? एग्जैक्टली सर। हाँ, 4G डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी होती है, 4 डाइजेस्टर एक साथ काम कर सकते हैं हमारे। जी जी जी, धन्यवाद। मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ सर। किसी को अगर स्टडी करना है या दिलचस्पी जिसी को भी है जी तो आप जी, हमारे अपना नंबर शेयर कर दीजिए। और वो जो आप कह रहे थे कि ये यूट्यूब चैनल और हाँ, यूट्यूब इस चैनल पे भी आप खुद सकते हैं, या मनोज जी यहाँ पे है या विकास जी भी है, उनके साथ भी संपर्क करके आप उनसे ये जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चैट सेक्शन, विकास अगर चैट सेक्शन हो तो अपना नंबर सभी का हमारे यहाँ पे प्लीज शेयर करोगे आप? एक बार आप बोल भी दें सर। हाँ, नोट कीजिए सर, 808 78 333 99।
वापस से एक बार मैं कंफर्म कराता हूँ। नंबर है 808783339। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे कभी भी कॉल करके या जानकारी चाहिए आपको और तो बता सकते, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे आप जो रन कर रहे हैं यूट्यूब? MAAYBA माइबा कंपनी। अगर यूट्यूब करोगे आप माइबा कंपनी भी करोगे तो आपको उस पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी सर। सर यहाँ पे मेरा वीडियो शायद प्ले हो रहा है। मैं आपके पास वक्त हो तो मैं आपको बता शो करूं? अभी मुझे ऑप्शन मिल रहा है शायद। जी जी कर दीजिए सर। शेयर हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन मेरी? अभी नहीं दिख रही है सर। हाँ प्लीज ये वीडियो देखिए सर सब लोग। अभी कुछ शेयर नहीं हो रहा है। आ रहा दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है सर। नहीं यहाँ पे तो मुझे शेयर का ऑप्शन, आवाज भी नहीं आ रही है आपको सर? आपकी आवाज आ रही है बस। वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर। यहाँ पे तो शेयरिंग का मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन। एक बार फिर कोशिश करता हूँ मैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। नहीं हो रहा है शायद सर, फिर वापस से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही एक बार अपन अगले किसी दिन चाहे एक प्रेजेंटेशन रख लेंगे, उसमें आपका जब वो होगा बिल्कुल वीडियो बिल्कुल, तो मैं उसमें वीडियो और पीपीटी के साथ आपको अच्छी तरह से समझा सकता था। आप पीपीटी भिजवा देंगे तो हम शेयरिंग करा देंगे इसमें। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं आपके साथ आपको शेयर कर देता हूँ। आपका जितने भी हाँ आपकी जी जी टीम है, आपके जो ग्रुप है, उनके साथ शेयर कर देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। जी जी। मेहरा जी के व्हाट्सएप नंबर पे हो जाएगा तो वो डाल देंगे ग्रुप में। श्योर तो सर, शेयरिंग डेफिनेटली हम कर लेते हैं, ओके हम वो कर लेते हैं सर। जी। मैं यहाँ पे कॉल मैसेज भी है तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर भी शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, तो आप नोट कर लेना। जिनको भी आप पर्सनली मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे। मैं आपको सर सागर सर, मैं ये पूछ रहा था कि अ, जैसे बहुत सारी वीड है, जैसे जैसे एक वीड है लेंटाना, तो थोड़ा वुडी मटेरियल भी होता है उसमें, तो ये भी यूज होता है सर? मैं थोड़ा समझा नहीं सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मतलब क्या बताना कुछ चाहिए क्या वीड है जो काफी मात्रा में है, हाँ हाँ जंगलों में एक प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसमें थोड़ा सा हार्ड वुडी मटेरियल होता है, मतलब झाड़ी टाइप की है, तो हाँ वो हाँ, भी उस यूज हो? वो होता है सर, वो भी हो सकता है। बेसिकली उसके लिए हम एक हमारा सिस्टम होता है, रोड मैप होता है, उसको हम स्लरी कल्चर करने का एक प्रोसेस बोलते हैं। तो वुडी टाइप जो आप बता रहे हो, एक झाड़ी टाइप जैसे होता है, उसका भी यूटिलाइज हो जाएगा सर। वो भी एज ए कंसिडर किया जाता है रॉ मटेरियल बोल के। अच्छा अच्छा, ठीक यस। ठीक। यहाँ पे अगर वो वीडियो अगर शेयर होता है आपके साथ तो आपके बहुत सारे सवाल, आपके आंसर्स मिल जाते हैं आपको, पर वो दिक्कत यही आ रही है कि वो वीडियो शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं मेरा सर से कांटेक्ट में रह के उनसे मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा उनको, या हमारे मनोज जी है जो वो कर लेंगे, तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी।
और किसी भाई किसी का सवाल है कुछ जो आंसर करना चाहते हो? मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र से, वो आए और वो अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। हेलो। हेलो, सुनीलाल जी। जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, बीड जिले से। हाँ, ठीक है जी, आप बात कर लीजिए। मुझे सिर्फ वो वीडियो दिखने रहता है, इसलिए मैं बात कर रहा था, बाकी बाद में बात कर रहा था। हाँ, हमारे बीड जिले में आपके कंपनी के प्रोजेक्ट दिए हैं, मगर यहाँ एक मजले गांव में थोड़ा सा बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा बहुत काम चालू है, बाकी कहीं काम चालू नहीं है। तो वही सर, डॉक्टर सर, ये कैसे होता है कि हर जिले की तहसील में का परमिशंस का मतलब इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है कि हाँ, उनके गवर्नमेंट से कब कितने लेवल पे परमिशंस आते हैं उसके भी होते हैं। तो वहाँ के जो एमबीएस मतलब जो फैक्ट्री के ओनर होंगे उनको एग्जैक्टली स्टेटस पता होगा कि अभी उनकी परमिशन कौन से लेवल पे आके रुकी है या कौन से लेवल पे उनका काम आके रुक चुका है, क्योंकि हम बाकी कोई नियम उल्लंघन करके ये काम नहीं कर सकते। तो जो भी करना है, जो भारतीय संगठन के जो हमारे रूल्स और पोल्यूशन कंट्रोल के जो नियम है वही हमको सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसका हर हर डिपार्टमेंट का हर हर वक्त लेने का काम होता है। तो मे भी वहां पे वो अटके होंगे, नहीं तो काम तो हर जगह शुरू है उनका। नहीं, ये 2 साल से हम सुन रहे हैं, ऐसा हो हाँ, रहा है। हम 24 महीने तो सर, 24 महीने तो हम ही बोलते हैं सर। हाँ, फैक्ट्री का तो 24 महीने तो परमिशन के लिए लगते हैं। 24 महीने, 24 महीने से 3 3 साल तो फैक्ट्री लगाने के लिए काम लगेंगे, तो उतना तो टाइम लगता है सर। हाँ, हाँ, तो वो मतलब ऐसा नहीं है सर कि वो 5 या 6 महीने में काम पूरा हो जाए और 7वें महीने में प्रोडक्शन आ जाए, ये चीज नहीं होती है। क्योंकि 50 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं ना सर। वो पूरी हाँ, अच्छी हाँ, तरह से वो परमिशन, वो सॉइल टेस्टिंग का की जाती है, वहाँ के पानी वाटर टेस्टिंग की जाती है, फिर वहाँ का yes, डाइवर्जन होता है, जो लैंड होती है उसको एनए की परमिशन करवानी होती है, इंडस्ट्रियल एनए में कन्वर्ट करना होता है। तो इन सारी चीजों के लिए वक्त लगता है सर। तो हम खुद क्लेम करते हैं कि उसको 2 साल, 2 या 3 साल लगते हैं पूरी फैक्ट्री खड़ा होने के लिए। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमने आज विजुअलाइज किया और हमें 5 महीने में मिल जाएगा। तो उसके लिए टाइम लगता है सर, वो होगा काम। ठीक ठीक। इसका सर स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितनी भूमि की जरूरत होती है? जमीन कितनी चाहिए? 8 से 10 एकड़ की जरूरत होती है सर। 8 से 10 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट खड़ा होता है। कोई किसान हमारा जिसके पास 8-10 एकड़ जमीन है और वो चाहता है कि हम जो है सीएनजी का ये प्लांट लगवाएं, तो उसको क्या करना होगा? उन्हें ऐसा मतलब देखिए सर कि आपके पास खुद की जमीन है तो बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है हम लगा सकते हैं। अगर जमीन आपकी खुद की नहीं हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे वो लीज पे ले सकते हो। 30 साल के लिए कंपनी आपके साथ 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी और 30 साल के बाद वो रिन्यू होते रहता है। अभी जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे, जो भी इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन लगेगी, वो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी चीजें उसमें समझा देंगे। और कभी पॉसिबल हुआ तो आप 10 12 जन, जो भी जितने जन जो होंगे हमारे साथ जुड़ के एक जूम मीटिंग कीजिए हमारे साथ। तो उस पे हम एग्जैक्टली पीपीटी शो करके आपको हम रोड मैप और स्टेप वाइज आपको मैं समझा सकूंगा। क्योंकि अगर इंटरनली बीच में आपको कुछ बताऊंगा तो आपको लिए वो बाउंसर या कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें मुझे आपको अच्छे लेवल पे जाके समझानी पड़ेगी, स्टेप वाइज स्टेप वाइज। तो अगर वीडियो वगैरह प्ले हो जाएंगी तो मैं आपको जरूर समझा लेता हूँ उससे। सर, जी बोलिए। इसमें जमीन मिनिमम कितनी चाहिए? 8 से 10 एकड़ तक प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए जमीन चाहिए सर। और वो जरूरी नहीं है कि हार्ट ऑफ द सिटी हो, कई शहरों के बीच में हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो गांव से बाहर कहीं भी चल सकती है हमें। बस हमें वहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट हमारा स्मूथली होना चाहिए। बस इन चीजों की जरूरत होती है। बाकी गवर्नमेंट उसे इंडस्ट्रियल यानी का डाइवर्जन का परमिशन हर जगह देती है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन है एनए करने के लिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद यस जी। सर। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, किसी के मन में कोई सवाल आप उठ रहे हो तो आदर आमंत्रित हैं। हेलो। जी डॉक्टर साहब। हेलो, सुनिए। मैं हमारे मुख्य अतिथि की उन्होंने अभी इन्फॉर्मेशन की है
तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आपने खड़े किए हो जो रनिंग प्रोजेक्ट है, वो रनिंग 2-4 प्रोजेक्ट के आप हमको एड्रेसेस दे दो, ताकि हम लोग उस एरिया में जाके आपके प्रोजेक्ट भी देख सकेंगे और वहाँ के कितने स्थानीय लोगों का मतलब रोजगार मिला है, किसानों को क्या फायदा हुआ है, इस तरह से हमको जो इंटरैक्टिव करते हैं वो इंटरैक्टिव करने में जरा सुविधा हो। तो 2-4 प्रोजेक्ट के आप यदि जहाँ पे रनिंग खड़े हो गए हैं ऐसे प्रोजेक्ट की हमको जानकारी देते और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे तो वो ये देते तो बड़ी सुविधा होगी हम सब। जी जी, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं मेरा सर के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप आपके ग्रुप में वो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा सर। मैं शेयर कर देता हूँ मेरा सर से। आदरणीय जी बोलिए। यस नीलकंठ सावले जी, नीलकंठ सावले जी, अगर तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है नीलकंठ सावले जी तक। अरे रवि आदित्य जी बिहार से, आदरणीय रवि आदित्य जी। जी रघुवीर रावत जी कुछ अपना, जी जी आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, मैं ये तो इसके बारे में मैंने सुना था। मैं अभी तो मैंने बात की है सागर जी से, तो इसके लेकिन इसमें काम शुरू हो गया है इसके, ये मुझे पता नहीं था और आपने बताया कि एक जगह ये शुरू भी हो गया है और ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा अगर शुरू होता है। लेकिन जो इसमें मुझे लगता है जो थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होगा कि इसमें जो बायोमास आए वो खेती से ना आए, क्योंकि अदरवाइज खेती पे भी स्ट्रेन पड़ेगा। मेरा मानना ये है, मतलब खेती तो अन्न उपजाऊ के लिए है। वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि इस कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से जैसे कि सागर जी ने कहा कि लगभग लगभग 1000 टन इनको पर डे इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 1000 टन, 100 से 1000 टन बायोमास की जरूरत होगी। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको इसमें थोड़ा मॉडल चेंज करके, जैसे जैसे दिल्ली में तो बहुत क्या कहते हैं, मुझे लगता है 1000 टन ही निकलता, 1000 टन से कहीं ज्यादा निकलता होगा वेस्ट जो निकलता है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये जो शहरों का वेस्ट है ये भी अगर यूज यूज होता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि जो वेस्ट है उससे हम ईंधन बनाए। और दूसरा ये है कि मतलब मेरा बोलने मतलब है खेती पे उतना प्रेशर ना पड़े। खेती की जो जमीन जो हम उसके लिए रखा है, खाने के लिए रखा है, वो ईंधन के लिए हो। और ऐसी जमीन जो थोड़ा सा दूसरी क्वालिटी के है, जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ हो सकता है दूसरे तरह का बायोमास जो कि विकट स्थिति में भी पैदा हो, उस तरह का यूज हो सके। और मैं स्पेशली जो कह रहा था कि जैसे एक लेंटाना, एक बहुत वीड है लेंटाना, आप सब लोग जानते हैं। हमारे इधर उत्तराखंड में तो जंगल के जंगल में इतनी ज्यादा है। यहाँ पर पहले भी इस दिशा में प्रोजेक्ट चले हैं इस तरह से गैसीफायर टाइप के, कि उससे उसको जला के उससे कोयला बनाना है या फिर उसको जला के उससे जो गैस बने उससे फिर बिजली पैदा करना, इस तरह का था। तो वो सब फेल हुए क्योंकि उसकी वायबिलिटी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये काफी मात्रा में है जो कुछ इस तरह की वीड हैं जो फैल गई हैं, जो कि हमारे नेटिव प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक सोर्स है और ये बहुत तेजी से फैलता है। इस जी तरह जी। की वीड आप काटोगे भी तो फिर हाँ हाँ, 2 महीने में फिर उतना ही हो जाते हैं। वो हर जगह बराबर है सर, आप जो जी बता रहे हैं जी। वो चीज सही तो में इस तरह है। का मतलब ये इस तरह ये मिल भी जाएगा और इससे फिर गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली। इस तरह, हाँ, तो इस तरह से मतलब इसमें फिटिंग हो सकती है। एग्जैक्टली और हो सकती है सर।
जी जी। अभी आपने जैसे कहा सर कि हम खेत जहाँ पे खेती की हमारी जमीन है तो हम उस पे लोड नहीं डालना चाहते, ये बिल्कुल सही है सर। हम भी वही कहते हैं कि हम किसानों को ये नहीं कहते कि आप अपने फर्टाइल लैंड पे इसका उपजाऊ कीजिए और इसका क्रॉप निकाल के हमें दीजिए। जो आपकी जमीन बंजर पड़ी है, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, या आपके जो आप क्रॉप लगा रहे हो उसमें से भी तो बायोमास आ रहा है, वही हमें चाहिए। तो जी जैसे जी। घास होता है, नेपियर होता है, ये पूरे भारत एशिया कंट्री में हर जगह है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ एशिया में घास उगती नहीं। वो पहाड़ों पे भी आती है, कीचड़ों में भी आती है, अच्छी जमीन पे भी आती है, बंजर जमीन पे भी आती है। तो उसके लिए कोई अलग तरह की हमें स्पेशल जमीन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेपियर घास अगर आपने ऐसा उसका स्ट्रीम चलते चलते भी बरसात में ऐसा फेंक दिया ना सर, तो वो वहां पे एक ही बार में आ जाता है, और वो अगले 6-7 साल के लिए मतलब उसकी लाइफ होती है। तो हम ये नहीं बता रहे किसी किसानों को भी, भाईजन को, कि कोई अपने अच्छी किसान जो यहाँ पे क्रॉप चल रहा है, जहाँ पे गेहूं, चावल या कोई भी क्रॉप लिया जा रहा है, उसको निकाल के आप नेपियर ग्रास लगाए, ये हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे सर। जो जमीन आपके लिए बंजर है या जो जमीन आप यूज नहीं कर रही हो, वहां पे जाके सिर्फ इसका प्रोडक्शन लीजिए, हमें बता दीजिए, हम आके वो आपके पास से लेके जाएंगे सर। तो जो ये शहरों का वेस्ट है, इस पे कोई फोकस नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट? हो रहा है, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल सर। जो जो उस तहसील के आसपास जो जितने भी शहर हैं, उनके महानगर पालिका से भी कांटेक्ट किया गया है, और उनके पास से जितना भी दिन का जो वेस्ट निकलता है, उनका एक डंपिंग ग्राउंड होता है। तो हाँ हाँ। वो डंपिंग ग्राउंड का प्यूरी यूटिलाइजेशन करके हम उसमें से बायोमास निकालेंगे। रिक्वायरमेंट जैसे आएगी हम उसमें से उठा के लेके जाएंगे सर। क्योंकि अगर इससे इसकी वायबिलिटी है तो फिर वो जहां से कलेक्शन हो रहा है वहीं से उसको पार्ट में अभी तो प्रोसेस किया गवर्नमेंट जाएगा भी। सर। एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, उसका उसको ब्रिक्स जो बायो ब्रिक्स बनाए जाते जो हैं उनके, हाँ, ब्रिक्स बनाए जाएंगे, नहीं तो उसको वहीं से स्लरिंग में अलग कन्वर्ट अलग कर कर दिया। दिया जा सकता है, एग्जैक्टली, वो दोनों चीजें है ना। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली। हाँ जी, मैं धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय सागर जी, जैसे महानगर आगरा है, ग्वालियर है, झांसी है, इनमें बहुत ज्यादा वेस्ट जो है रॉ मटेरियल निकलता है। इसके करीब करीब कहीं अपन ये प्लांट लगा सकते हैं, और इसका जो सीएनजी का जो सप्लाई केंद्र है वो शहर में ही लगेगा। शहर में अगर कहीं उन्होंने जो लोकेशन बताते हैं कि यहाँ लगना चाहिए, वहाँ हमारे पास लैंड नहीं है, और अगर हम वहाँ जमीन की व्यवस्था भी करते तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसके समाधान क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल सर। देखो सर, आपने अभी जैसे कहा कि वेस्ट ग्वालियर में है यहाँ पे, तो वेस्ट तो हमारे इंडिया में हर जगह है। उससे तो कहीं भी नहीं, ऐसे नहीं कि कोई मेट्रो सिटी ऐसी नहीं जहाँ पे वेस्ट नहीं है। तो जिस भी मेट्रो सिटी के आसपास जितने भी तहसील होंगे, वो तहसील जिस दिन अप्रूव हो जाएंगे एमसीएल की तरफ से कि ये पैन लेवल पे बुक्ड हो जाएंगे, तो वो उस तहसील के उस मेट्रो सिटी को कांटेक्ट करके वहां से शहरों का कचरा वहां पे अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि सीएनजी स्टेशन की जो ये होती है, परमिशन होती है, या जो प्लेस होती है, वहां पे बहुत महंगी पड़ती है। तो इस कंपनी का क्लॉज ही ऐसा है कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री लगेगी, वहां पे जो गवर्नमेंट आपको परमिशन लगेगी, वहां पे आपका खुद का सीएनजी स्टेशन भी लगेगा। बेसिकली कैसे होगा कि जिस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जो उद्योजक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जो हम फैक्ट्री वहां पे लगाएंगे, उनका खुद का सीएनजी स्टेशन वहां पे होगा ही होगा। उस सीएनजी स्टेशन पे अगर उनको मार्केट लेवल पे यहाँ पे वहाँ सीएनजी बेचना है तो बेच सकते हैं। अदरवाइज वी विल सेंड दिस सीएनजी टू आवर गवर्नमेंट ऑन 48.30 पैसा पर केजी। तो उसके साथ हम उनका बायबैक हमारा एमओयू उनके साथ होता है, तो वो जितना भी सीएनजी बचेगा हम वो गवर्नमेंट, अपने इंडियन गवर्नमेंट को देंगे। तो आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर यही था कि जहाँ पे भी आपका फैक्ट्री खड़ा होगा, जहाँ पे आपके लैंड में फैक्ट्री, वहाँ पे आपका सीएनजी स्टेशन भी होगा जी। और कुछ? जी जी सर, थैंक यू यस, सर, यही थैंक पूछना चाहता था। हमारे साथ आदरणीय ओंकार नाथ जी जुड़े हैं। ओंकार नाथ जी, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, इसमें आपको जोड़ना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। और हमारे शरद वर्मा जी नर्मदापुरम से ही जुड़े हैं। शरद वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो अपना सुझाव रखें। आदरणीय सागर जी ने जो बताया इसके बारे में निश्चित संवाद करें। जी सृजन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो सागर जी ने प्रोजेक्ट रखा है वो काफी गहराई से समझना होगा। यस। और
कैसे इसका पूरा सिस्टम है, पूरा बायलॉज जो होता है, उस बायलॉज को पूरा समझना पड़ेगा। कैसे गवर्नमेंट का इसके अंदर हस्तक्षेप है और कौन कौन सी कंपनियां इसके साथ वर्क कर रही है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और इसमें जो परमिशन वाला है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। 2 साल तक परमिशन सारी इकट्ठी करना, कंपनी कैसे वर्क कराती है, तो ये सारा इसके लिए सर एक दिन पूरा अलग से सागर जी को देना पड़ेगा कि वो अपना पीपीटी पे पूरा सारा समझाएं और उसको एक बारीकी से पूरा सदन अध्ययन करे। और इसके जो भी सदन में स्पेशलिस्ट हैं, हमें तो बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसमें इन्वॉल्व होकर और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझे। ये प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी हो सकता है जी। इतना ही कहना चाहूंगा सदन से। धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आपने जो कहा है कि आगे हमें विस्तृत रूप से इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हमारे किसानों के हित में और शहर के जो प्रदूषण है, जो यहाँ का जो यहाँ शहरों से रॉ मटेरियल निकलता है उसका उपयोग भी हो जाएगा। ये पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। आदरणीय भानुदेश राव जी कुछ अपना बात रखना चाहते हैं? सादर स्वागत है। एक तहसील में एक प्रोजेक्ट आपका हो रहा है और एक प्रोजेक्ट में अपने सभासद एक तहसील में के अंदर कितने होंगे? मिनिमम सर सभासद बनते हैं तो कितने सभासद होना चाहिए? सर सभासद जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे वो हमारे भविष्य के सप्लायर भी होंगे रॉ मटेरियल के, और हमारे कंज्यूमर भी होंगे। तो मिनिमम हम पॉलिसी के कारण से 15,000 सभासद का वहाँ पे मांग रखते हैं कि 15,000 सभासद तो आपके तहसील से वहाँ पे जुड़ने चाहिए। 15,000 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हो, लेकिन मिनिमम 15,000 तो सभासद आपके कंपनी के साथ होने चाहिए सर। हाँ ठीक। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद सर जी। और हमारे साथ कुलदीप पुनियाल जी जुड़े हैं उत्तराखंड से। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। ओम सर ओम। सर मैं इसको असल में पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, मैं अभी जुड़ नहीं पाया था। अभी जुड़ा हूँ तो मैं ज्यादा समझ नहीं पाया इसको, तो मैं ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ अभी। तो प्लीज जी बिल्कुल सर, हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो आप सभी उसका मैं 1 घंटे का एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा जिसके प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल बताया गया है। तो मैं महराज जी सर को साथ वो शेयर करूंगा, आप अपना वक्त निकाल के वो देख लीजिए, तो आपके बहुत सारे सवाल है उनका आपको आंसर्स मिल जाएंगे सर। थैंक यू सर। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी जुड़े हैं, मैं उनका चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो सदन से। मेरी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, अब किसी भाई का कोई सवाल तो रहा नहीं है, समाधान हुआ है। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को ही आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस बहुत महत्वपूर्ण सदन में आपने आदरणीय सागर जी को आमंत्रित किया और मुकेश जी ने योग कराया। इस क्लास में आपका सुझाव के साथ आज आभार ज्ञापित कर इस योगाहार कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मेरी आवाज पहुंच रही? रमेश चंद्र मेहरा जी जी। ओम सदन को नमन सर। आज हमारे योग कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय मुकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया। साथ में जो है आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सागर जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने सदन में आकर के अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो हमारे देश की एक विकट समस्या है जिसका उन्होंने एहसास कराया, उसके लिए भी वो बहुत, क्योंकि ये वास्तव में हम यदि देखें तो बिना ऊर्जा के कुछ हो नहीं सकता।
आज सारी किसानी और सारे कारखाने जो है वो ऊर्जा पर निर्भर है, और उन्होंने कहा केवल 24 दिन का हमारे पास जो है। आज हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं कि उनके हाल क्या हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और जहां जहां भी इसको कर सकते हैं वो किसान जुड़े। हम भविष्य में ऐसे लोगों का चयन कर एक जो है एक समय में इनका जो है पूरा वो कराएंगे कि जिसमें जो जो उपयुक्त किसान है वो ही जुड़े, और 1 घंटे का इसमें बोले आज प्रशिक्षण लें और आप इस बात को समझे। आज हमारे योगाहार में जुड़े हुए आदरणीय मुनीलाल जी यादव, आदरणीय राजश्री जी कुशवाहा, अजित कुमार सिन्हा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भानुदास जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय दुलीचंद जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुलदीप उनियाल जी, मोहनकर नाथ जी, पवन मिश्रा जी, प्रदीप वर्मा जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, रंजना किनेकर जी, रूप सिंह राजपूत जी, सागर रावले जी, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि सागर संगेलकर जी, शरद वर्मा जी, उमाशंकर प्रसाद जी, विजय क्लीन फ्यूल से है, विकास गौर जी, विनोद भट्ट जी, योगाहार ARC से, और मधुसूदन चौहान जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम नमन। आप सब लोगों ने सहयोग इसमें जुड़ करके सहयोग किया, आपका आभार। और निश्चित रूप से इस तरह से हमारा यह प्रयास भविष्य में जरूर सफल होगा। ओम सादर नमन। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपको सादर नमन, आपके पुरुषार्थ को नमन। आप ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन को इस योगाहार कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में ला रहे हैं और उनका लाभ हम सदन को मिल रहा है। आप जो इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का बहुत बहुत साधुवाद। आगे मिलेंगे और इस के बारे में विस्तृत चर्चा और प्रेजेंटेशन करेंगे। धन्यवाद। ओम, सबको सादर प्रणाम। ओम जी ओम। ओम, धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो।